हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल जैसे मैंने डबल एंट्री सिस्टम की क्लास खत्म की, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे मैंने बोला था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म को मैं उसके साथ साथ पढ़ाते चलूँगा। बट मैं बोला फिर कल की मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ 2 चैप्टर को लेके। तो कंफ्यूजन ये थी कि मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाऊँ या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊँ। तो मैंने बोला नहीं, रिस्क नहीं लेते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म के कुछ टर्मिनोलॉजी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपके साथ 1-2 वीडियो में डील कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जो है ना सारे के सारे चैप्टर्स फिर आपके समझ में आने लगे और जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ सम अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहली चीज दोस्तों, मैं सारे अकाउंटिंग टर्म्स लिखने वाला नहीं हूँ। कुछ को मैं डिक्टेट करूंगा, कुछ को मैं बोर्ड पे लिखूंगा और कुछ को मैं समझाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा सबको लेकिन मैं लिखूंगा कुछ को ही और डिक्टेट करूंगा कुछ को। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो अकाउंटिंग टर्म है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ लिखते चलो। मैं आपको यहाँ पे बोल 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 के लिखवाता हूँ तो आप उसके साथ साथ भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन पहला हमारा अकाउंटिंग टर्म है। ये क्या होता है, तो बोला जाता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वैसी एक्टिविटी जो रिलेटेड टू मनी होती है। ठीक है, ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दैट, तो क्या बोला, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसकी, बिजनेस की, जिसके पास इतनी ताकत होती है ना कि हर एक ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। मतलब मेरे अकाउंट में 200 रुपए है, ठीक है, मैंने कुछ बेचा, मेरे पास 400 रुपए और आ गया, तो ये एक ट्रांजैक्शन से मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होकर क्या 600 रुपए हो गया। तो हर एक ट्रांजैक्शन से आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इसमें लिखना है, whenever any business transaction whenever any business transaction takes place, it results in a it results in a change in the value of some of the क्या बोला, whenever any business transaction take place it results in a change in the value of some of the assets comma liabilities और कैपिटल दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। मैं ये तीनों आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस की, जो हर एक ट्रांजैक्शन से आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर में ये कुछ चीजें होती हैं जो जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। तो किस चीज की वैल्यू चेंज होता है, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, कैपिटल की वैल्यू चेंज होने से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से। ठीक है, होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूँ। ठीक है,
सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका इवेंट, ठीक है। तो इवेंट मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखते जाओ प्लीज। सेकेंड पॉइंट है आपका इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट प्लीज आप लोग लिखो। एन इवेंट इज अ रिजल्ट, एन इवेंट इज अ रिजल्ट of a transaction. An event is a result of a transaction. तो क्या बोल रहा है? इवेंट क्या है? इवेंट एक रिजल्ट है। क्या है? एक रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन से होने वाली चीजों का जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं इवेंट, ठीक है। तो इजी, होप सो आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा थर्ड पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। इट रेफर्स टू द अमाउंट। कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट invested by the proprietor in a business enterprise। प्रोप्राइटर कहते हैं मालिक को, ओनर को, ठीक है। तो इट कैपिटल क्या? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब मालिक के द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कहां पे? बिजनेस एंटरप्राइज में, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो ये किस फॉर्म में हो सकता है? तो इन द फॉर्म ऑफ कैश। किस किस में हो सकता है? कैश में हो सकता है, गुड्स कुछ सामान हो गए वो भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं किस फॉर्म में करते थे? इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। मतलब क्या? वैसा अमाउंट जो कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है? मालिक, प्रोप्राइटर। कहां? बिजनेस एंटरप्राइज में। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स, ठीक है। तो इसके में एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है दोस्तों? आप लिखो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। ये इक्वेशन है। कैपिटल कितना होगा? हमेशा कैपिटल आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करने पे जो अमाउंट बचता है वो होता है कैपिटल, ठीक है। होप सो आप दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कल मैंने आपको भी समझाया था ड्राइंग्स क्या होता है, मैं आज फिर से आपको बता रहा हूँ ड्राइंग्स क्या होता है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स में क्या होता है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर। विड्रॉन मतलब निकालना, विड्रॉन बाय ओनर, ओनर बोलो या फिर प्रोप्राइटर बोलो, ठीक है। किस लिए निकाल रहे हैं? फॉर
his personal use। क्या बोला? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है। और प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स। ठीक है, या फिर बिजनेस फंड्स। ठीक है, आर नोन एज ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या है दोस्तों? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, पैसा या फिर कोई गुड्स जिसका वैल्यू है वो आप निकाल रहे हो। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। कौन निकाल रहा है? ओनर निकाल रहा है। कहां से निकाल रहा है? किस लिए निकाल रहा है? फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कोई भी कैश को या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स को निकालना, या फिर प्राइवेट पेमेंट करना। कहां से? अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से प्राइवेट पेमेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है दोस्तों, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है हमारा लाइबिलिटी। मैंने आपको कैपिटल बता दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइबिलिटी। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो जो तीन चीज, कौन सी, किसके फॉर्म में होता है? तो सम ऑफ द जो वैल्यू जिसके वजह से हमारा वैल्यू चेंज हो रहा था, तो वो कौन सा सम ऑफ द थिंग्स थी? एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो मैंने आपके साथ कैपिटल डिस्कस कर लिया, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइबिलिटी क्या होती है। तो लाइबिलिटी का डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है, विच, क्या बोला? एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विच द फर्म ओज, विच द फर्म बोलो या फिर बिजनेस बोलो, विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो फर्म ने ले रखा हो आउटसाइडर से। ठीक है, एक्सेप्ट द अमाउंट टू प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर से जो उसने पैसा लिया है, उस पैसे को छोड़ के कोई भी पैसा जब फर्म लेती है किससे? आउटसाइडर से। ठीक है, उस टर्म को बोलते हैं, इस टर्म्ड एज लाइबिलिटी। फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों, ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो फर्म ने लिया है किससे? आउटसाइडर से। कौन? वैसा पैसा छोड़ के जो प्रोप्राइटर से लिया। प्रोप्राइटर से भी हम पैसा लेते हैं और बाहर वालों से भी पैसा लेते हैं, तो जो प्रोप्राइटर से पैसा लेते हैं वो हम लाइबिलिटी नहीं कहते, वो हम क्या कहते हैं? कैपिटल। भले वो लाइबिलिटी के अंदर नहीं आती है इन सम केसेस, बट वो हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो इसके अलावा, प्रोप्राइटर के अलावा कहीं से और से पैसा लिया और वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लो प्लीज। होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ता हूं। तो जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है एसेट्स। क्या है? एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या होती है? एनीथिंग विच
anything which is in the possession, possession का मतलब अधिकार में, which is in the possession of, which is in the possession, यहाँ पे ऑफ नहीं और प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, इंक्लूडिंग द amount due to it from including the amount due to it from others is called as an asset। क्या बोलता है समझो, कोई भी चीज जो कि पोजीशन में है या फिर प्रॉपर्टी है किसका, बिजनेस एंटरप्राइज का, इंक्लूडिंग द अमाउंट, वैसा अमाउंट जो कि आपको किसी और से लेना बाकी है। जैसे मेरा बिजनेस एंटरप्राइज है और मुझे एक राम नाम का लड़का उससे 2 लाख रुपए लेने हैं, तो जो वो 2 लाख रुपए उससे ले, तो वो राम जो है वो मेरे लिए क्या है, एसेट है। वो एसेट की टर्मिनोलॉजी क्या है, वो एसेट के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी क्या बोला है कि कोई ऐसा पैसा जो आपको दूसरे से लेना है या फिर कोई भी ऐसा चीज जो कि पोजीशन में है या फिर बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसको हम एसेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको डिक्टेट करूंगा, आप उसको प्लीज लिखिएगा। 7th पॉइंट है आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, लिखिए आप लोग। इट इज द कॉस्ट, it is the cost incurred, it is the cost incurred in producing, it is the cost incurred in producing and selling। क्या बोला, it is the cost incurred in producing and selling the goods and services। एक्सपेंस क्या है, वैसा कॉस्ट जो कि इनकर्ड किया गया हो, कब, प्रोड्यूसिंग के टाइम पे या सेलिंग के टाइम पे, किसको सेल और प्रोड्यूस करने में, गुड्स या फिर सर्विसेज को। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं प्रोड्यूस करने के टाइम या सेलिंग करने के टाइम, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है, ये था अभी हमारा एक्सपेंस। अब आते हैं हमारे इनकम पे। इनकम लिखिए दोस्तों, इसको भी मैं डिक्टेट करो। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं इनकम, इज कॉल्ड एज इनकम। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस
इज कॉल्ड एज इनकम। आपकी रेवेन्यू का सरप्लस, रेवेन्यू का सरप्लस मतलब रेवेन्यू जब ज्यादा हो, सरप्लस को भी रेवेन्यू बोलते हैं, तो सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, मतलब जब रेवेन्यू आपकी ज्यादा हो एक्सपेंस से, तो जितना अमाउंट ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। ठीक है, तो इनकम के लिए हम बोलते हैं इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, जब रेवेन्यू में से हम एक्सपेंस घटाएंगे तो जो बचता है वो हमारा इनकम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ आपका 8 अकाउंटिंग टर्म खत्म होता है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, नाइन्थ, प्रॉफिट। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, सेकंड हमने पढ़ा इवेंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कैपिटल क्या होती है, ठीक है, फिर हमने पढ़ा ड्राइंग्स क्या होती है, फिर हमने पढ़ा लाइबिलिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा एसेट्स क्या होता है, एसेट्स के बाद हमने पढ़ा एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस के बाद हमने पढ़ा इनकम क्या होता है, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट पे लिखते हैं इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू over total expenses. It is the excess of total revenue over total expenses of business enterprise, for an अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोला, ये एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू मतलब क्या भाई, अभी मैंने आपको बढ़ाया था इससे जस्ट पहले क्या, इनकम। उसमें हम इनकम क्या होती है, देखो इनकम बिजनेस इंटरप्राइज की भी हो सकती है और किसी इंडिविजुअल की हो सकती है कि मैं कमा रहा हूं 2 लाख रुपए, खर्च कर रहा हूं 1.5 लाख रुपए, तो जो 50,000 है वो मेरी इनकम है। ठीक है, बट बिजनेस इंटरप्राइज के लिए क्या है कि वो कमा रहा है टोटल 5 लाख रुपए, उसका खर्चा टोटल हो रहा है 4.5 लाख रुपए, तो उसके पास जो 50,000 रुपए बचा वो क्या होता है, प्रॉफिट। तो बिजनेस इंटरप्राइज का टोटल रेवेन्यू जब टोटल एक्सपेंस से ज्यादा होता है, कब का, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब कि देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या होता है, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं। मैं बताता हूं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या है, अकाउंटिंग पीरियड से पहले आप जानो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इससे पहले आप जानो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। देखो किसी का फाइनेंशियल ईयर, आज से हम लोग जो है ना अपना न्यू ईयर बोलेंगे, हम लोग का न्यू ईयर कैलेंडर के हिसाब से जो हम लोग मनाते हैं वो हम कब मनाते हैं, 1 जनवरी। ठीक है, 1 जन बोलते हैं इसको। लेकिन आज से हम लोग जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसको हम अपना धर्म मानते हुए आज से हम क्या करेंगे कि आज से जो हमारा न्यू ईयर होगा, हम कॉमर्स वाले लोगों का, वो होगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल हमारा आज से न्यू ईयर होगा, और 1 अप्रैल से 12 महीने जो खत्म होता है वो होता है 31 मार्च। ठीक है, तो किसी भी साल में जब 1 अप्रैल से जो 31 मार्च का पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो और ये न्यू ईयर मैंने आपको बोला ये हमारे कॉमर्स के टर्म में कि हमारे लिए न्यू ईयर क्या है, जब 1 अप्रैल आता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में हमारा एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है, तो अभी जो करंट में हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं,
फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है दोस्तों, समझो कैसे। अभी हम लोग जून में खड़े, जून 2023 में खड़े, तो क्या वो 1 अप्रैल पार कर गया? तो जब 1 अप्रैल 2023 पार कर गया तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 हो गया। और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-2024, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? बिटवीन किसका कहलाएगा? 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है और ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है, वो है हमारा GAIN, गेन। क्या बोला मैंने? गेन, ठीक है। गेन क्या होता है? It is a monetary benefit. It is a monetary benefit, comma, profit और एडवांटेज, ठीक है। ये क्या है? एक मॉनेटरी बेनिफिट है, मॉनेटरी प्रॉफिट है या फिर मॉनेटरी एडवांटेज है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स। क्या बोला? इट इज एन मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन which are incidental to business। क्या बोला समझो? ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट या ऐसा प्रॉफिट या ऐसा एडवांटेज जो आपको किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन की वजह से मिला हो और वो इंसिडेंटल हो। इंसिडेंटल मतलब कि इसका आप उम्मीद नहीं किए थे बट मिल गया। ये एक किसी इंसिडेंटल मतलब कि ये कोई इंसिडेंट से रिलेटेड है, इंसिडेंट के कारण। ये इंसिडेंट क्या होगा? अब आप इसका एग्जांपल समझो। आपने कोई कोर्ट केस किया, आपने किसी के ऊपर कोर्ट केस किया, ठीक है। कोर्ट केस में आप जीत गए, ठीक है। तो आप जब जीते तो आपको मिली रेमेडी का मतलब आपको मिला उसके, आपने उस पर केस किया तो जज ने बोला कि इसको आप भरपाई के लिए 4000 रुपए दो, तो उसको हम बोलते हैं रेमेडी। तो जो आपको रेमेडी मिली ये 4000 रुपीज, ये 4000 रुपीज क्या है? आपके लिए गेन है। तो विनिंग फ्रॉम कोर्ट केसेस, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ गेन। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मेरी एक फिक्स्ड एसेट थी, फिक्स्ड एसेट थी। वो क्या होता है बताऊंगा। फिक्स्ड एसेट थी जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपए, ठीक है। उसको मैंने बेचा और मुझे बेचने के बाद मिला 60,000 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा 50,000 का कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट, जो मेरा एक्सेस बचता है वो 10,000 का है। ये 10,000 क्या है? तो ये 10,000 आपका गेन है, ठीक है दोस्तों। तो गेन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। ये किसी इंसिडेंट की वजह से होता है। यहाँ पे इंसिडेंट क्या था? कोर्ट केस। यहाँ पे इंसिडेंट क्या है कि हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, जो कि किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेन, ठीक है दोस्तों। इलेवेंथ टॉपिक पे आता है लॉस। लॉस को मैं डिक्टेट करूंगा दोस्तों, आप लिखो प्लीज।
when total expenses exceeds when total expenses exceeds total revenue, when total expenses exceeds total revenue, the result is loss. जब भी आपका टोटल एक्सपेंस ज्यादा होगा आपके टोटल रेवेन्यू से, तो वो आपका क्या कहलाएगा? लॉस. तो हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बिजनेस एंटरप्राइज में जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है टोटल एक्सपेंस से तो होता है प्रॉफिट. जब बिजनेस एंटरप्राइज में टोटल एक्सपेंस ज्यादा होता है टोटल रेवेन्यू से तो बोलते हैं लॉस. ठीक है दोस्तों. इसके साथ आपका 11 बेसिक अकाउंटिंग टर्म खत्म होता है. अब हम आते हैं 12th पे. तो जो हमारा 12th है वो है हमारा परचेजेस. परचेजेस क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज आप लिखो. इट इज ओनली used for the it is only used for the purchase of goods. It is only used for the purchase of goods in which the business deals. ये परचेजेस वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं. परचेज का मतलब खरीदना. परचेज क्या कर रहे हैं? परचेज द गुड्स. कोई सामान खरीद रहे हैं, लेकिन वो गुड्स क्या है? वो गुड्स वैसा है जिसको हम अपने बिजनेस के लिए डील करते हैं. बिजनेस के लिए अपने बिजनेस में उसको डील करते हैं. तो जो सामान आप बिजनेस में डील करते हो उसी को सिर्फ हम परचेज कहते हैं. वैसे ही सामान को हम सिर्फ और सिर्फ परचेज कहते हैं. ठीक है. तो परचेजेस का मतलब क्या हुआ? इट इज ओनली यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील. ठीक है. तो जैसे कि अब मेरा दुकान है स्टेशनरी का. ये स्टेशनरी में ये पेन में बेचता हूं, तो मैं कहीं से लाता हूं. तो मैं जब इस चीज को खरीद रहा हूं तो ये मेरे परचेजेस कहलाएगा. मैंने डस्टर खरीदा, ये मेरे परचेजेस है. लेकिन मैंने क्या खरीद लिया? मैंने एक मोटर व्हीकल खरीद ली, वो मेरे परचेजेस नहीं है. ठीक है. क्योंकि मैं उसको फर्दर बिजनेस के लिए डील नहीं कर रहा हूं. मेरा बिजनेस आइटम क्या है? स्टेशनरी. तो मोटर व्हीकल खरीदना, कार खरीदना, लैपटॉप खरीदना, मोबाइल खरीदना, ये सब मेरे परचेजेस में नहीं आएगा. तो परचेज में सिर्फ वही सामान है जिसमें हम डील करते हैं. अब यही चीज अगर कोई मोटर व्हीकल वाला है, जैसे होंडा का शोरूम है, तो वो अगर क्या बेच रहा है? बाइक बेच रहा है. तो अगर वो बाइक खरीद रहा है किसी और कंपनी से तो उसको हम बोलेंगे परचेज. वो इंजन खरीद रहा है तो हम बोलेंगे परचेज. क्यों? क्योंकि उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, तो उसके लिए वो चीज परचेज कहलाती है. ठीक है दोस्तों. तो इससे परचेज भी आपको समझ में आ जाता होगा, होप सो. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सेल्स. परचेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेल्स. सेल्स क्या होता है? तो प्लीज आप लोग लिखो मेरे साथ. सेल्स मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. क्या बोला? सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप किसका? ओनरशिप ऑफ गुड्स. गुड्स का जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, और सर्विसेज, सिर्फ गुड्स ही नहीं, आप सर्विस का भी देखो. सर्विस रेंडर की जाती है, गुड्स बाई की जाती है. ठीक है. या सेल की जाती है, लेकिन सर्विस रेंडर होती है हमेशा. ठीक है. तो क्या बोला? सेल्स मीन ट्रांसफर
of ownership of goods or services to customer for a price, किसी एक प्राइस के लिए जब आप अपना ट्रांसफर करते हो, क्या ओनरशिप किसका, गुड्स का या सर्विस का, किसको, कस्टमर को, तो उस इस ट्रांजेक्शन को, इस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड ओनली, यहां पे आप फिर से लिखियो, इट इज यूज्ड ओनली for the sale of those goods which are purchases for resale purpose। क्या बोला, ये सेल का जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज कब होगा, तो वैसे गुड्स जो कि खरीदे गए थे। मैंने यहाँ पे स्टेशनरी रखा था, मैं स्टेशनरी में क्या कर रहा था, ये पेन ला रहा था, खरीद के लाया था, तो मैंने परचेज किया, तो वैसे गुड्स जो मैंने परचेज किया हो किस पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस, तो मैंने ये कहीं और से खरीदा और मैं ये अब आपको बेच रहा हूं, तो ये मैंने क्या रीसेल पर्पस के लिए इसको परचेज किया था, तो वैसे चीजों के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ये ओनर, जब मैंने किसी खरीद के लाया तो इसकी ओनरशिप मेरे पास आई, अब मैं ये आपको बेच रहा हूं तो इसकी ओनरशिप मेरे पास से जा रही है, तो कोई गुड्स ट्रांसफर हो रहा है कस्टमर को, आप मेरे कस्टमर हो, एक प्राइस के लिए ट्रांसफर हो, इसका दाम है 25 रुपए, मैंने 25 रुपए के लिए आपको किया। ठीक है, अब ये सेल कब कहलाएगा, तो इसका एक और कंडीशन है कि जो सामान मैं खरीद के आया था, परचेज किया था, वो रीसेल कर रहा हूं, जिस चीज को मैंने परचेज किया था अगर मैं उसी चीज को रीसेल पर्पस के लिए खरीद के लाया था तभी वो चीज को हम सेल्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा सेकेंड लास्ट आज का अकाउंटिंग टर्म है उस पे आते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, इसको आप लिखें दोस्तों, when purchases of goods, when purchased goods, ऑफ काट के लिखिए, when purchased goods are returned, when purchased goods are returned to supplier, when purchased goods are returned to suppliers, मैंने कोई गुड्स परचेज की, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूं, किसको रिटर्न कर रहा हूं, रिटर्न टू सप्लायर। तो जिस गुड्स को मैं रिटर्न कर रहा हूं उस गुड्स के लिए मैं टर्मिनोलॉजी क्या यूज करता हूं, परचेज रिटर्न। ठीक है, वंस मोर, एक बार और मैं बोलता हूं आप लोग के लिए, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स दे आर नोन एज परचेज रिटर्न। अब दोस्तों मेरी बात समझना, ये पेन मैं खरीद के लाया, ठीक, ये पेन मैं खरीद के लाया अपने पास, अपने कलीजे से लगा के मैं रखा हूं पेन को। ठीक है, ये पेन मेरे पास आ गया, अब मुझे ये पेन नहीं चाहिए थी, मैंने इस बंदे से खरीदी थी। ठीक है, यहां पे एक बंदा है, मैंने इससे ये पेन खरीदी, अब मुझे ये पेन नहीं चाहिए, मैं इसको वापस दे रहा हूं, ये कहलाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जानते हैं, इस नाम को याद करने के लिए आपको ये एक्शन याद रखना जरूरी होगा हमेशा के लिए कि ये मेरे घर आ गया, ये मेरे दुकान पे आ गया, अब इस दुकान से इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, मैं इसको बोलता तू निकल, तू मेरे दुकान से निकल, मुझे तू नहीं चाहिए, तू निकल, तू जा अपने पुराने मालिक के पास। तो ये जो इसका पहले प्रीवियस ओनर था मैं उसके पास भेजा, तू निकल, निकलना मतलब आउट। तो यहां पे इसके लिए जो एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मैंने क्या बोला, तू निकल, निकल मतलब आउट। तो रिटर्न
आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज पर रिटर्न आउटवर्ड्स। तो किसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं? परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, ठीक है। तो लोग इसको समझ नहीं पाते कि रिटर्न आउटवर्ड बोल रहा है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। तो आप समझो, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर्स, ये गुड्स मैंने परचेज करके लाई, अब मैं इसको किस बंदे को रिटर्न कर रहा हूं। तो मेरे दुकान से मैं क्या बोल रहा हूं? तू मेरी दुकान से निकल, निकल का मतलब आउटसाइड, आउट, तो ये आउटसाइड गया, तो रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जाना, मेरी दुकान से बाहर गया, तो मेरे लिए ये क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं, होप से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। जो अपना लास्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है आपका सेल्स रिटर्न। अब वो क्या है आपका? सेल्स रिटर्न, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसको, आप साथ में लिखो। व्हेन द गुड्स आर, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय, व्हेन द गुड्स, वहां पे हम गुड्स को किसको देते हैं? सप्लायर को। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, यहां पे गुड्स आर रिटर्न बाय, हमें किससे मिल रहा है? रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर टू द बिजनेस एंटरप्राइज, कस्टमर टू द, किससे मिल रहा है? बाय द कस्टमर, किसको मिला है? टू द बिजनेस enterprise. These are known as, these are known as sales return. इसको, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या है ये मतलब? When the goods, वैसे गुड्स जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, जिस किसके द्वारा रिटर्न हो रहा है? कस्टमर रिटर्न कर रहा है, किसको? बिजनेस एंटरप्राइज को, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। समझो दोस्तों, मैंने आपको परचेज रिटर्न में क्या बताया कि यहां पे एक बंदा है, इस बंदे से मैं ये सामान खरीद के लाया, परचेज किया, अब मैंने बोला मुझे ये सामान नहीं चाहिए, तू निकल। तो ये जो निकला आउट, तो हमने जब परचेज करके लाया और वहां से जब निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। अब मैं इधर आ गया, मैं अब इधर आ गया, अब मैंने ये सामान इस वाले को बेचा था, तो मैं क्या बोला था? दिस इज कॉल्ड फॉर माई सेल्स, मैंने इसको सेल्स किया। अब इसने क्या बोला? ये वाला बंदा यहां से परचेज रिटर्न क्या बोला था? तू निकल। तो ये निकल के कहां आ रहा था? इस वाले बंदे के पास। तो यहां पे क्या था? तू निकल मतलब यू आउट, यहां पे ये आउट रहा था, अब मेरे पास आ रहा है, मैं बोलूंगा आजा भाई, तू कहां जाएगा, तू अपनी औलाद है, आजा। क्या करूं? तू मेरा ही बेचा हुआ सामान है, तू उसको पसंद नहीं आया, मैं क्या करूं? तू आजा, 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 कम इन, इन। तो ये मेरे पास वापस आ रहा है, इन। तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न को क्या टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। इसको ऑल्सो नोन एज कौन? सेल्स रिटर्न, ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। एक बार एक्शन और देखिए, मैं ये सामान खरीद के लाया, परचेज, मुझे ये सामान की जरूरत नहीं थी, मैंने बोला तू निकल। तो परचेज किया हुआ सामान जब मैंने निकाला तो ये हो गया रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है, आउट, तो ये हो गया मेरे रिटर्न आउटवर्ड, जिसका एक और नाम होता है परचेज रिटर्न। अब यही बंदा, इसने बेचा था, इसने इसको घर से निकाल दिया, इसने अपनी दुकान से इसको निकाल दिया, क्या करेगा? मेरा ही सामान है, कहां फेंकूं मैं इसको? वापस लाएगा, मेरे पास वापस आया, दैट इज इन टू द हाउस, इन माई शॉप। तो ये रिटर्न इन वर्ड्स, सेल रिटर्न, बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिटर्न इन वर्ड्स।
होप सो दोस्तों आपको ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड जिंदगी में अब नहीं भूलना चाहिए आप लोग, और ये टर्मिनोलॉजी में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जिसमें लोग बहुत होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म मैं यहीं पे खत्म करता हूं। एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें ये मैंने बहुत इजी टॉपिक्स और जो मोस्ट बेस्ड टॉपिक्स होती है वो मैंने लिया। अब इससे एक लेवल अप की टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके बाद आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि उसके बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें मिलने लगेंगी, आपको मजा आने लगेगा। बट होप सो जिस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप अपना ध्यान रखें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने चैनल के लिए इस चैनल को प्रमोट करें। और दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों को जो 11th और 12th के लिए संघर्ष करते हैं अकाउंटिंग कहाँ से सीखना है, उन्हें ये चैनल जरूर दें ताकि उन्हें भी ये मजा आए जो आपको आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एट लास्ट आप इस वीडियो पे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप प्लीज उस इंस्टाग्राम आईडी पे जाके सर्च करें और मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, बाय, गुड बाय, टेक केयर।